हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग हमारे सेकंड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को पढ़ेंगे जो हमारा कहता है डिबेंचर, जिसको हिंदी में हम लोग उधार पत्र या फिर ऋण पत्र के नाम से भी जानते हैं। अब ये डिबेंचर होता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वाले पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 को पढ़ा होगा तो उसपे हम लोगों ने शेयर्स के बारे में पढ़ा था और शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको शेयर का मतलब पता होगा, शेयर का मतलब याद होगा। तो शेयर कहते किसको है, तो किसी भी कंपनी के टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल को जब छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो उन्हीं स्मॉल यूनिट्स को हम लोग शेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होगा। और जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा उन्हीं शेयर्स को खरीदा जाता है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हम लोग जो है वो शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स ऑफ द कंपनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो बात हो गई शेयर्स की, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना क्या है, डिबेंचर्स के बारे में कि आखिरकार डिबेंचर्स होता क्या है। अब देखिए, कंपनी जो होती है वो कभी कभी ऐसा सोचती है कि आखिरकार जितने ज्यादा हम अपने कंपनी के शेयर्स को निकाल रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, पब्लिक हमसे जुड़ रही है, तो ठीक है हमको फंड तो मिल रहा है, लेकिन फंड मिलने के साथ साथ हमारे कंपनी के नंबर ऑफ ओनर्स भी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी कैसा दिमाग लगाती है कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे हम लोगों को फंड भी मिल जाए लेकिन हमारे कंपनी के जो नंबर ऑफ ओनर्स है वो भी ना बढ़े। यानी कहने का मतलब वही हो गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आखिरकार ऐसा कब होगा, जब कंपनी को फंड भी मिल जाएगा और कंपनी के नंबर ऑफ ओनर्स भी नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसा एक ही केस में होगा, और वो कब होगा, जब कंपनी किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी, यानी बैंक से लोन लेगी। तो कंपनी जब बैंक से लोन लेगी तो ठीक है, लेकिन जब कभी भी कंपनी बैंक से लोन ना लेकर कर आम जनता से, पब्लिक से लोन लेती है और उनसे वो वादा करते हैं कि वो कंपनी जो होती है वो उन पब्लिक से वादा करती है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद हम जो है वो आपके पैसे को सूद समेत यानी कि विद इंटरेस्ट वापस कर देंगे, लौटा देंगे। तो उसी को हम लोग डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं। और जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस पर्टिकुलर कंपनी को पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है एज अ डिबेंचर के नाम पर, तो उस व्यक्ति को हम लोग डिबेंचर होल्डर्स के नाम से जानते हैं और कहते हैं, जिनको हम लोग क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि डिबेंचर्स होल्डर्स को ही हम लोग क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि आपका बुक और ये डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए लिखता है क्या, A debenture is a debt instrument used by company to public। यानी डिबेंचर है क्या, तो डिबेंचर जो है वो एक प्रकार का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और इसको यूज किसके द्वारा किया जाता है, कंपनी के द्वारा किया जाता है। और किसके लिए या किस तक किया जाता है, तो पब्लिक तक किया जाता है। ठीक, अब ये क्यों किया जाता है, When a company needs a massive amount of capital, यानी कि जब कभी भी कंपनी को जरूरत होती है मैसिव अमाउंट ऑफ कैपिटल की, यानी पूंजी की, बहुत बड़े अमाउंट ऑफ पूंजी की, जब कभी भी कंपनी को आवश्यकता होती है, लेकिन कंपनी ये भी चाहती है कि हमको फंड भी मिल जाए और हमारे कंपनी के जो है वो नंबर ऑफ ओनरशिप भी ना बढ़ जाए, यानी कि वो नंबर ऑफ ओनर्स जो है वो भी ना बढ़े, तभी कंपनी जो है वो लोगों से यानी कि पब्लिक से पैसा जो है वो बोरो करती है, यानी उधार लेती है। और वो किनसे उधार लेती है, पीपल लाइक यू एंड मी, यानी कि हमसे और आपसे।
तो जब कभी भी कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसे को बोरो करती है, फंड रेज करने के लिए पब्लिक से लोन लेती है, तो उसी को हम लोग डिबेंचर्स कहते हैं। और ये कंपनी उन पब्लिक से वादा करती है कि एक समय के बाद हम आपके पैसे को पूरा का पूरा लौटा देंगे, विद इंटरेस्ट लौटा देंगे, तो उसी को हम लोग डिबेंचर्स कहते हैं। और जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस कंपनी में पैसा दिया जाता है एज अ डिबेंचर के तौर पर, तो उस व्यक्ति को हम लोग डिबेंचर होल्डर्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग क्रेडिटर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ठीक, अब आई होप कि आपको डिबेंचर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। टॉपिक बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार इन डिबेंचर्स के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो डिबेंचर का पहला फीचर फिक्स्ड इंटरेस्ट। मैंने अभी आपको बता दिया कि जब कभी भी कोई भी कंपनी किसी पब्लिक से लोन लेगी, एज अ पैसा जो होगा वो बोरो करेगी, तो बोरो तो करेगी तो फ्री में तो नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तो उसके बदले में देगी। तो क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। और वो जो इंटरेस्ट होगा वो फिक्स होगा, यानी अगर 10% किसी को हमको देना है तो वो कंपनी 10% ही उसको देगी, भले कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कहता है नो वोटिंग राइट्स, यानी जो भी डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग का राइट्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स जो है वो उस कंपनी के ओनर नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उस कंपनी के ओनर होते हैं। इसी कारण से आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं जिनके पास पूरा पूरा वोटिंग राइट होता है, लेकिन यहाँ पर डिबेंचर्स होल्डर के पास किसी प्रकार का कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है क्या है? चार्ज ऑन एसेट्स। ये देखिए लिखता है क्या, इफ द कंपनी फेल्स टू पे, अगर कंपनी पैसा वापस करने में नासमर्थ हो जाती है, यानी कि फेल हो जाती है, तब जो डिबेंचर्स होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के एसेट्स पर भी धावा बोल सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी कंपनी, चलिए मान लेते हैं वो लॉस में चली गई और एक समय के बाद वो ऐसा कहती है कि भैया हम आपके पैसे नहीं लौटा सकते हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स भी कहते हैं कि भैया हम अपना पैसा लेकर के ही रहेंगे। अब वो कहाँ से लेंगे? आप अपने जमीन को बेच दीजिए, आप अपने बिल्डिंग्स को बेच दीजिए, कंप्यूटर को बेचिए, पंखे को बेचिए, जो बेचना है बेचिए, लेकिन हमको मेरा पैसा चाहिए। तो यही यहाँ पर कहता है कि डिबेंचर्स में ये हमारा फीचर होता है कि यहाँ पर किसी का भी पैसा डूबता नहीं है। ठीक, अब बस आप इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो उस कंपनी के एसेट्स पर क्लेम कर सकते हैं और वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ठीक, अब इस डिबेंचर की कौन कौन सी मेरिट्स होती है? तो पहला मेरिट क्या है? इट इज चीपर देन इशूइंग इक्विटी शेयर या फिर शेयर्स। तो कहता क्या है कि डिबेंचर को इशू करना सस्ता हो जाता है एज कंपेयर टू शेयर। अब आप कहोगे कैसे? तो एक शेयर को इशू करने में, या फिर एक बार जब कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स को इशू करवाती है तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। जैसे प्रोस्पेक्टस छपवाना हो गया, सेबी का फीस हो गया, ब्रोकर्स का चार्जेस हो गया, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब कभी भी कंपनी जो है वो अपनी कंपनी के शेयर्स को निकालती है बेचने के लिए, तो उनको ये सारे के सारे खर्चे करने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है एज कंपेयर टू डिबेंचर। इसी कारण से डिबेंचर जो है वो सस्ता होता है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो एक प्रकार का हमारा मेरिट बनकर कर सामने आता है। नेक्स्ट हमारा कहता है डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, ना कि वो ओनर्स होते हैं। इसी कारण से उनके पास किसी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार का हमारा मेरिट हो गया। अब आप कहोगे ये कैसा मेरिट हो गया? तो आप खुद सोचिए कि जिस किसी भी कंपनी में या जिस किसी भी कंपनी के जो भी डिबेंचर्स होल्डर्स होंगे उनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं होगा, तो वो तो किसी ना किसी मीटिंग में बैठेंगे ही नहीं। और जब वो कोई भी किसी भी मीटिंग में नहीं बैठेंगे तो वो अपना वोट नहीं करेंगे। जब वोट नहीं होगा तो वहां पर जो गैदरिंग होगी, भीड़ जो होगा वो कम हो जाएगा, तो डिसीजंस जो होंगे या फिर मीटिंग्स जो होंगी वो जल्दी हो जाएंगी। वो मीटिंग्स बस केवल शेयर होल्डर्स तक ही रह जाएगी। तो यही यहाँ पर जो गया वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारा मेरिट बनकर कर सामने आता है। लास्ट वन हमारा कहता है रिगार्डलेस ऑफ हाउ हाई द कंपनीज प्रॉफिट गो,
दे ओनली हैव टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। ये भी जो है वो एक प्रकार का मेरिट होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी अगर किसी बार बहुत ज्यादा पैसा कमा लेती है तो डिबेंचर होल्डर्स को क्या बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा? ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर्स को भले ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को उतना ही पैसा मिलेगा जितना उनके साथ फिक्स किया गया था। यानी अगर 10% मिलना है तो 10% ही मिलेगा, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। चाहे प्रॉफिट कंपनी को बहुत ज्यादा हो रहा हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो है वो हमारे पास मेरिट्स बनकर कर सामने आते हैं ऐसा डिबेंचर के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिमेरिट्स ऑफ डिबेंचर। देखिए लिखता है क्या, इट क्रेडिट्स अ फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन। अब यहाँ पर कहता है क्या है कि ये जो है वो एक प्रकार का फाइनेंशियल बर्डन जो है वो क्रिएट करता है। अब ये कैसे क्रिएट करता है? अब आप खुद सोचो, हम चाहे 100 रुपया का कर्ज ले या फिर 10 रुपए का कर्ज ले, सर पर तो रहेगा ना कि हमने किसी से कर्ज लिया है। लेकिन शेयर होल्डर्स में ऐसा कुछ नहीं था। कंपनी जब तक चल रही है तब तक उनका पैसा उसमें लगा है, जब कंपनी बंद होगी लास्ट में तब उनको पैसा वापस करना है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। 5 साल, 3 साल, 4 साल या 7 साल के बाद हमको उस पैसे को लौटाना है। तो एक प्रकार का बोझ हमारे शरीर पर होता है, यानी कि उस कंपनी पर होता है कि जिस भी पब्लिक से हमने पैसा लिया है उस पब्लिक के पैसे को हमको वापस करना है। तो ये एक प्रकार का डिमेरिट भी बनकर कर सामने आता है। ठीक, उसके बाद हमारा कहता है द कंपनी मस्ट इंश्योर दे हैव अ लार्ज लम सम ऑफ कैश रेडी टू पे बैक व्हेन द डिबेंचर मैच्योर। कहता क्या है कि कंपनी को हमेशा अपने पास एक पैसे को, यानी उस एक प्रकार के वैसे कैश को, यानी पैसे को अपने पास रखना होता है जो डिबेंचर वालों को पेमेंट करना है। ठीक है, यानी कंपनी जो है वो पहले से ही उस अमाउंट को जोड़ जोड़ कर रखेगी। एग्जाम्पल, कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया और उसके बाद उसको 3 साल के बाद लौटाना है, तो वो हर साल कुछ कुछ पैसा जोड़ करके रखेगी। किसी साल 25 लाख रख लिए, उसके बाद अगले साल जो है वो फिर 25 लाख रखेगी, फिर उसके बाद फिर जो वो 50 लाख रखेगी। तो 1 करोड़ हो गया तो 1 करोड़ वापस कर देगी। तो वो जो है वो उस पैसे को समय समय पर जोड़ती चली जाएगी। तो कंपनी के पास एक जो है वो बर्डन क्रिएट होगा, कंपनी उस 25 लाख को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो ये एक डिमेरिट हो गया हमारे पास। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास कहता है इफ अ कंपनी ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ डिबेंचर्स, यानी अगर कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे डिबेंचर्स होंगे तो फिर अदर बैंक्स वाले जो होंगे या फिर कोई भी अदर जो लेंडिंग पार्टनर्स जो होंगे, यानी जो उनको लोन देने वाली होंगी, वो उनको लोन देने में कतराएंगे, हिचकिचाएंगे। क्यों हिचकिचाएंगे? क्योंकि वो बैंक वाले ये सोचेंगे कि इस कंपनी ने तो ऑलरेडी पहले ही जनता से बहुत ज्यादा पैसा ले रखा है एज अ डिबेंचर के तौर पर। तो अगर हम पैसा देंगे तो हो सकता है हमारा पैसा डूब जाए, क्योंकि जब वो कंपनी उन्हीं के पैसे को नहीं दे रही है तो हमारे पैसे को कहां से देगी? तो ये भी एक प्रकार का समस्या बनकर सामने आता है। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास डिमेरिट हो जाता है। ठीक, आई होप कि आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ डिबेंचर समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, यानी कितने प्रकार के हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं। तो पहला वाला होता है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर क्या है? तो याद रखिएगा कि जिस किसी भी डिबेंचर का पेमेंट पहले हो गया वो फर्स्ट, और जिस किसी भी डिबेंचर का पेमेंट पहले वाले के बाद होगा वो हो गया हमारा क्या? सेकंड। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 150 का लोन लेकर के रखा है, एक किसी से 100 रुपया और किसी से 50 रुपया। तो जब मैंने पहले 100 वाले को लोन पे कर, यानी 100 वाले का लोन पे कर दिया तो वो हमारा हो गया फर्स्ट डिबेंचर। उसके बाद जब हम 50 वाले का लोन पेमेंट करेंगे तो वो हो गया हमारा सेकंड डिबेंचर। ठीक, नेक्स्ट हमारा कहता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो कन्वर्टेबल किसको कहता है? दिस कैन बी चेंज इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, यानी कहता है कि वैसा डिबेंचर जो कन्वर्ट हो सकता है एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद, इसमें इक्विटी शेयर्स में, उसको हम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। और जो डिबेंचर कन्वर्ट नहीं हो सकता है इक्विटी शेयर में वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा। लेकिन इसमें क्या है कि उनको जो है वो इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, हायर मिलेगा एज कंपेयर टू कन्वर्टेबल डिबेंचर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है सिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड का मतलब क्या हो गया कि वैसा डिबेंचर जो हमारा सिक्योर है, अगर कंपनी डूब भी जाएगी, कंपनी बंद भी हो जाएगी, फिर भी हमारा पैसा हमको मिलेगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, लेकिन बैंक वाले ने कहा कि हम तो आप पर विश्वास ही नहीं जता पा रहे, हम आपको किस बेसिस पर लोन दे। तो हम कहेंगे कि देखिए सर, हमारे पास ये प्रॉपर्टी का पेपर है, ये मेरा जमीन का कागज है, आप इसको रख लीजिए और इसके बिहाफ पर आप हमको लोन दे दीजिए, और अगर हम आपके पैसे को नहीं लौटा पाएंगे तो आप इस जमीन से रिकवर कर लीजिएगा। तो बैंक वाले भी सुनिश्चित हो गए कि नहीं भाई चलो, अब अगर हम इसको पैसा देते हैं और ये व्यक्ति अगर हमको पैसा नहीं लौटा पाएगा तो हम इसके जमीन को बेच कर पैसा रिकवर कर लेंगे, तो वो हो गया सिक्योर्ड लोन। तो वही यहाँ पर कहता है सिक्योर्ड डिबेंचर, जहां पर वो डिबेंचर जो है वो सिक्योर है। अगर कंपनी डूब भी जाएगी, कंपनी बंद भी हो जाएगी, तो कंपनी यानी इन डिबेंचर्स वालों को जो है वो पैसा मिलेगा। और वो पैसा कहां से मिलेगा? वो कंपनी अपने एसेट्स को बेच करके उन सारे के सारे सिक्योर डिबेंचर्स वालों को पैसा लौटाएगी। ठीक, नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास सिक्योर्ड यानी जो सिक्योर्ड नहीं है, बस केवल वो मिलेगा भी तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक। जैसे हमारा ऐप वाला लोन हो गया, हम भरे तो ठीक, यानी लोन तो ले लिए कंपनी वालों के द्वारा, उस एप्लीकेशन वाले के द्वारा लोन तो मिल गया, अब भरे तो भी ठीक, ना भरे तो भी ठीक, बस वो हमसे क्या लिया? हमारा सिविल स्कोर लिया, हमारा सिविल स्कोर डाउन होगा, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, हमारा तो कोई सामान तो उसके पास गिर भी नहीं था, तो वही यहाँ पर हो गया। ठीक, लास्ट वन हमारे पास कहता है रजिस्टर्ड और बियरर्स। तो आइए समझते हैं रजिस्टर्ड किसको कहते हैं। देखिए लिखता है द ओनर्स नेम इज रिकॉर्डेड विद द कंपनी, इंटरेस्ट इज पेड ओनली द रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि जब कभी भी किसी भी डिबेंचर होल्डर का नाम जो होगा वो उस कंपनी में रिकॉर्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो कंपनी जो है वो उस रजिस्टर्ड पर्सन को ही इंटरेस्ट देगी, बाकी और किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट वो पे नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप रोड पर चल रहे हो, घूम रहे हो और गलती से आपके पास से वो पासबुक यानी आपके बैंक अकाउंट का पासबुक गिर गया, अब कोई व्यक्ति जब होता है वो पासबुक खोल कर देखा क्या कह रहे भाई 50,000 रुपया, चलो तो निकाल लेते हैं, तो वो बैंक में जाएगा, सब कुछ फॉर्म फिलअप करेगा, लेकिन क्या वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है एज आपके पासबुक के बेसिस पे? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पासबुक तो आपका है, लेकिन निकालने वाली जो पार्टी होगी वो कोई और होगी, निकालने वाला जो पर्सन होगा वो कोई और होगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि यानी रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हम लोग उन डिबेंचर्स को कहते हैं जब कभी भी ओनर्स का नाम जो होता है वो उस कंपनी में रिकॉर्ड होता है, और कंपनी जो होती है वो हमेशा उसी पर्सन को इंटरेस्ट देती है जिसका नाम, जिसका रिकॉर्ड उस कंपनी के पास होता है। लेकिन बियरर्स किसको कहते हैं? बियरर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हमारे पास होता है कैश, अगर आपके पॉकेट में 50 का नोट है और गलती से आप अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल रहे हो और मोबाइल निकालते वक्त वो 50 का नोट भी रोड पर गिर गया, तो उस 50 के नोट पर आपका तो नाम नहीं लिखा हुआ था कि नहीं भाई इसी व्यक्ति का, यही व्यक्ति ही खर्च करेगा, कोई और व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता है। 50 का नोट है, जिसके हाथ में लगा वो खर्च करेगा, उसमें कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। तो वही यहाँ पर कहता है बियरर का कि ये एक फिजिकल सर्टिफिकेट होता है, जिसके हाथ में गया कंपनी उसी को इंटरेस्ट सौंप देगी। यहाँ पर कंपनी ये नहीं देखती है कि आपका नाम हमारे कंपनी के रिकॉर्ड में है या नहीं है। ठीक, आई होप कि आपको ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पहले यहाँ पर पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। आज के इस टॉपिक के लिए बस केवल हमारा डिबेंचर्स ही काफी है। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे, यानी कि वीडियो नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।